यूपीपीसीएस में कोई एक सब्जेक्ट ऐसा बोला जाए जिसको लेके बच्चों के मन में बहुत डाउट रहता है, बहुत असमंजस रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करें, तो वो है करंट अफेयर का। हम सबको पता है कि करंट अफेयर का वेटेज प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है। 30-32 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं और डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली मिलाते हैं तो 35 प्लस क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आता है। सो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इसको आप फॉर ग्रांटेड ले नहीं सकते हो। बट इसके साथ एक डिलेमा ये भी आता है कि करंट अफेयर हम प्रिपेयर कहाँ से करें, कितना प्रिपेयर करें एंड क्या फोकस होना चाहिए हमारा। सो इस वीडियो में मैं करंट अफेयर का मेटा एनालिसिस करूंगा। व्हाट, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसा पिछले सालों का ट्रेंड रहा है, हाउ, वेयर, कहाँ से पढ़ना है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, किस टॉपिक पे फोकस करना है, 2025 के क्या प्रोबेबल एरिया हो सकते हैं जहां का आरओआई सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास 40-45 दिन बाकी है और इन दिनों में आपको करंट अफेयर के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करना है। सो अपना फोकस सिर्फ एक साइड नहीं रखना है कि मैं सिर्फ करंट अफेयर प्रिपेयर करता रहूं, आपको बाकी चीज़ों को भी लेकर चलना है। इसीलिए आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लास्ट वन इज ट्रैप्स। बेसिकली एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या होती है, जब क्वेश्चन प्रिपेयर होता है तो किस क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाना है, क्या उसमें ट्रैप डालने हैं, किस क्वेश्चन को आप इजी कह सकते हो, किसको टफ कह सकते हो, उसको भी हम देखेंगे। बेसिकली ये पूरे एनालिसिस हम करेंगे एंड यू नो वेरी वेल कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ, टाइम लेके प्रोवाइड करता हूँ, बहुत डीप एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ, सो दैट उसके बियॉन्ड आपको देखने की जरूरत ना पड़े। मैंने लास्ट वीडियो में जो पॉलिटिकल एनालिसिस प्रोवाइड किया था, आप में से काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग्स उस एनालिसिस को डायरेक्टली एज इट इज़ अपने पेड कोर्सेज में चला रहे हैं। सो नो वरीज, कोई बात नहीं, लेट इट बी। सिर्फ मेरा मेन टारगेट यही है, मेरा मेन गोल यही है और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, आपका विजन क्लियर हो, आपका जो फोकस है वो क्लियर हो और आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सिर्फ करंट अफेयर में ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट में। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि दैट आई प्रोवाइड दिस एनालिसिस फॉर फ्री सो दैट ये सबके लिए एक्सेसिबल हो, सब लोग देख पाएँ और समझ पाएँ, और इसको पेड में नहीं चलाना चाहिए। मैं इस एनालिसिस का पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ और आप डाउनलोड कर सकते हो एंड जिसको भी ज़रूरत है आप उनको सेंड भी कर सकते हो, राइट। सो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया। मैंने लास्ट 4 साल का एनालिसिस किया है, 2021 से लेकर 2024 तक का, क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि 2023 से पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। तो कहाँ से क्या पूछा गया, क्या परसेंटेज ऑफ शेयर थे उसके, फ्रेमिंग स्टाइल क्या रही है, 1 वर्ड स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, मैच द फॉलोइंग है, असर्शन रीजन है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, डिफिकल्टी क्या रही और एग्जामिनर ट्रैप, एग्जामिनर कैसे आपको ट्रैप करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी के थ्रू आप समझ सकते हो कि जब भी आप प्रिपेयर करते हो कोई भी करंट अफेयर, तो मुझे क्या प्रिपेयर करना है और किस चीज पे ध्यान देना है, किस पे फोकस रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी ईयर ट्रेंड एनालिसिस की, हर साल के ट्रेंड की बात करेंगे कि किस साल क्या पूछा गया, हर साल कौन सी कैटेगरी डोमिनेट की है और 2022 के बाद ट्रेंड में शिफ्ट कैसा आया है। इसी शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए आप 2025 की तैयारी करोगे, 2025 से करंट अफेयर प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन फ्रेमिंग स्टाइल, किस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसी से पूछ रहा है, 2 स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, असर्शन रीजन, मैच द कॉलम। क्योंकि जब क्वेश्चन की स्टाइल बदलते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदलती है, तो पेपर टफ या तो ईजी होता है। आप हमेशा एक बात याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन को टफ उसके ऑप्शंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये पूछूं कि पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था और मैं आपको 4 ऑप्शन दूं कि 2010, 2011, 2005 या फिर 1526, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता होगा, तब भी आप ऑप्शन देके बता दोगे कि पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। वही मैं आपको ऑप्शन दूं कि 1526, 27, 28, 29, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, जानते हुए भी आपको कंफ्यूजन होगी। तो क्वेश्चन का ऑप्शन कैसे सेट किया जा रहा है, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि क्वेश्चन टफ कैटेगरी में आएगा या फिर इजी कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे आपने बताया कि कैसे ट्रैप सेट किया जाता है, 2 स्टेटमेंट है तो कैसे सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट रखा जाएगा, कैसे डेट को इंटरचेंज किया जाता है, किस तरीके से एग्जामिनर आपको फंसाता है। नेक्स्ट वन, प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर 2025। 2025 के लिए हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, किन सेक्शंस पे होना चाहिए, किन टॉपिक्स पे होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन आने की जो संभावना है, क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो। एंड द लास्ट वन इज रिसोर्स टू फॉलो।
कौन सा रिसोर्स आपको फॉलो करना है प्लस कितना फॉलो करना है। बेस्ड ऑन दी ट्रेंड, हम ट्रेंड एनालाइज करेंगे तो उसके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो रिसोर्स हम पढ़ रहे हैं उसको किस हिसाब से पढ़ें ताकि हमको एग्जाम में फायदा हो। हमको नॉलेज गेन नहीं करना है, हमको एग्जाम क्लियर करना है, राइट। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट सेक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ देखो 2024 की बात की गई है, 2023, 22 और 21। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी बात हम आगे भी करेंगे, 2021-22 तक या फिर इससे पहले ट्रेंड थोड़ा अलग था, बट 2023-24 से ट्रेंड थोड़ा अलग हुआ है। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग हुआ है और क्वेश्चन जिन सेक्शन से पूछा जाता है उनका जो वेटेज है वो भी वेरी किया है। सो अगर हम डिफेंस और मिलिट्री की बात करें तो 2024 में 5 क्वेश्चन पूछा गया, 23 में एक भी नहीं आया, इसमें एक भी नहीं आया, 21 में 2 आया। डिफेंस मिलिट्री देखोगे तो 2024 में इसका राइज हुआ है और क्वेश्चन किस हिसाब के पूछे गए, 2 स्टेटमेंट वाले और मैच द फॉलोइंग वाले। एग्जामिनर यहाँ पे ट्रैप कैसे सेट करता है, डेट को मिक्स करके या फिर सिमिलर साउंडिंग एक्सरसाइज का नाम लिख के। नेक्स्ट वन देखो, इकोनॉमी बजट एफडीआई। ये सेक्शन हर साल के लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इकोनॉमी के जिनको हम स्टैटिक में रख देते हैं, बट वो पूछा इसलिए गया क्योंकि वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो करंट में था। प्लस इकोनॉमी जो है वो एक आपका अम्ब्रेला सब्जेक्ट होता है, इसमें आपका रिपोर्ट इंडिसेस भी आता है, इसमें कई बार आपका नेशनल स्कीम भी आएगा, इसमें कई बार आपका मिसलिनियस आता है, कई बार यूपी स्पेसिफिक के क्वेश्चन भी इसी में आते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी बजट से क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत बार उसको इकोनॉमी में भी कैटेगराइज कर दिया जाता है। सो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो रिपोर्ट इंडिसेस, 2024 में 2 आया, 2023 में 3 आया, 2021-22 में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आए थे। नॉर्मली रिपोर्ट से इंडिसेस से कैसा क्वेश्चन आता है, रैंकिंग पूछ लेता है या फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा, थीम दे देगा, वो पूछ लेता है। सिंगल स्टेटमेंट, रैंकिंग बेस्ड या फिर मल्टी स्टेटमेंट, तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आईआर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2024 में 3 आया, 23 में 2, 22 में 3 और 21 में 2 क्वेश्चन आया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार इंडिया का उस कंट्री के साथ बायलैटरल मीट होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर वो कंट्री किसी पर्टिकुलर चीज के लिए न्यूज में रहती है। जैसे न्यूजीलैंड न्यूज में थी टू बी अ स्मोक फ्री नेशन, तो पूछ लिया था किस साल तक न्यूजीलैंड का टारगेट है टू बिकम ए स्मोक फ्री नेशन। या फिर इंडिया का किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई एमओयू साइन होता है तो पूछ लेता है कि ये एमओयू किसके साथ साइन हुआ है या फिर उस एमओयू का वर्थ क्या है। नेक्स्ट वन साइंस एंड टेक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। 2021-22 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, बट 2023-24 में ये इमर्जिंग एरिया है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इसरो का कोलैबोरेशन हो गया, कोई नई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है। अभी रिसेंटली आप देखोगे ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से सुनीता विलियम्स एंड विलमोर वापस आए थे स्पेस से, तो पूछ सकता है किस दिन वापस आए, कितने महीने बाद वापस आए, किस स्पेस क्राफ्ट से वापस आए। ये सारे क्वेश्चन ना पूछे जा सकते हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हुए जैसे ऑस्कर हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, इनको आप देखो। जो छुटपुट अवार्ड होते हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे करेंगे अभी कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। यूपी स्पेसिफिक देखो 2023-24 में बहुत कम क्वेश्चन आया, इनफैक्ट एक क्वेश्चन 2024 में आया, बट 2021 में 9 क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से यूपी स्पेसिफिक का ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है। कोई मेजर अपॉइंटमेंट होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर वो स्कीम जो कि न्यूज में, प्लस स्कीम का ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो कोई पुरानी स्कीम है तो वहां पे आपको उनकी प्रोविजन देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप मोटा मोटा प्रोविजन देखोगे प्लस ईयर देखोगे किस ईयर में ये लॉन्च हुआ था। जो नया स्कीम होता है उसके प्रोविजन आपको देखने की जरूरत होते हैं कि कहाँ से लॉन्च हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, कब लॉन्च हुआ, कितना पैसा एलोकेट किया गया है, कौन कौन इसके बेनिफिशियरी हैं। स्पोर्ट्स, जो मेजर स्पोर्ट्स होता है उनको आप देखो। स्पोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज हो गई हो जो पहली बार हुई हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे याद आता है कि कबड्डी वर्ल्ड कप को पहली बार एशिया से बाहर ऑर्गेनाइज किया गया था, यूके में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, पेरिस ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन एजुकेशन। एजुकेशन में वही इंस्टीट्यूशन के नेम आते हैं, स्कीम आते हैं, कौन लाभार्थी है वो पूछा जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, खासकर जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या रिपोर्ट्स निकल रही हैं वो आप देखा करो। एंड लास्ट वन मिसलिनियस। नाउ ये तो आपका रहा कॉम्प्रिहेंसिव कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और क्या फ्रेमिंग स्टाइल थी, क्या डिफिकल्टी लेवल था और एग्जामिनर कैसे आपको फंसाता है, क्या ट्रैप सेट करता है। नेक्स्ट वन देखो मल्टी ईयर ट्रेंड एनालिसिस, किस साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए और किसकी जो संख्या थी वो ज्यादा थी। 2024 में देखोगे तो डिफेंस से 22.7% क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमी से इंटरनेशनल से 13.6% और साइंस एंड टेक से 13.6%। तो 2024 में ये 3 एरिया जो है वो बहुत डोमिनेट किया था।
डिफेंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। उसी तरह 2023 में देखो इकोनॉमी, अपॉइंटमेंट को हम इकोनॉमी में ही जोड़ सकते हैं, इसके बाद नेशनल स्कीम। तो 2023 में इकोनॉमी प्लस आईआर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहा है। यहाँ पे देखोगे ना एक सिमिलर टाइप का आपको ट्रेंड मिलेगा। यहाँ पे इकोनॉमी पूछा जा रहा है, साइंस एंड टेक पूछा जा रहा है, आईआर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखो 2022 में रिपोर्ट से क्वेश्चन आया 35%, स्पोर्ट्स से आए और यूपी स्पेसिफिक। यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक बहुत ज्यादा पूछा गया था, बट इसके बाद यहाँ देखोगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया 2024 में। 2021 से यूपी स्पेसिफिक से 30% क्वेश्चन पूछा गया, ऑलमोस्ट 8-9 क्वेश्चन रिपोर्ट्स, इकोनॉमी। तो अक्रॉस दी ईयर 2-3 चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, एक होता है रिपोर्ट, एक होता है इकोनॉमी, एक होता है साइंस एंड टेक, इसके बाद आईआर देख सकते हो, इसके बाद यूपी स्पेसिफिक। सो यही ट्रेंड, यही शेयर रहा है पिछले 5-6 सालों में। सबसे ज्यादा इकोनॉमी पूछा गया 18 क्वेश्चन, इसके बाद रिपोर्ट इंडिसेस से क्वेश्चन आया 18 क्वेश्चन, फिर आईआर से आया 11 क्वेश्चन। ये तीनों देखो ना इंटरचेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इंडेक्स पूछा गया, तो इसको आप किसमें कैटेगराइज करोगे? देखा जाए तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बट ये रिपोर्ट इंडिसेस से स्पेसिफिकली पूछा गया। उसी तरह मैं आपसे ये पूछूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखा जाए तो ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बट इसको कोई भी फॉरेन की इंस्टीट्यूट रिलीज कर रही है, तो ये एक आईआर का क्वेश्चन भी बन जाता है। दैट इज वाई कुछ क्वेश्चन जो आईआर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो रिपोर्ट्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो इकोनॉमी के होते हैं, यहाँ पे बहुत इंटरमिक्सिंग होती है। बट ये 3 एरिया जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसके बाद देखो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, 10 क्वेश्चन पूछा गया और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम रहा है। लेट मी शो यू, यहाँ देखो 2, 2, 3, 4 एंड द लास्ट वन इज यूपी स्पेसिफिक। यूपी स्पेसिफिक आप देखोगे तो 13 क्वेश्चन पूछा गया, बट इन 13 में 9 क्वेश्चन तो 2021 में ही पूछा गया। तो 2021 में ये एरिया बहुत डोमिनेट था, बट 2023 में, 2024 में मेजर डिप आया। तो यही मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंट लीडर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आईआर हो गया, इकोनॉमी हो गया, रिपोर्ट्स इंडिसेस हो गया। 40% कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। वोलेटाइल कैटेगरी किसी साल पूछा गया है, किसी साल नहीं पूछा गया है। यहाँ पे आपका यूपी स्पेसिफिक हो जाएगा। किसी साल यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, किसी साल यहाँ से 8-9 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पोर्ट्स का भी आप कह सकते हो, स्पोर्ट्स थोड़ा वोलेटाइल रहता है, किसी साल इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसी साल इसकी संख्या सिर्फ 1-2 रहती है। लास्ट वन इज राइजिंग स्टार। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो राइज कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में? एक आपका डिफेंस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पहले कम आता था, 4% आता था, बट इसका जो नंबर है बढ़ के 22% हो गया है। इसके बाद साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक पे यूपी का एंड इनफैक्ट ओवरऑल इंडिया का भी बहुत फोकस है, चाहे आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखो या फिर यूपीपीसी से क्वेश्चन देखो। साइंस एंड टेक इज अ वेरी हॉट एरिया, वेरी हॉट टॉपिक। पहले जहां यहाँ से 3% क्वेश्चन पूछा जाता था, अब इसकी संख्या जो है वो 13% हो गई है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट शिफ्ट दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द ईयर? पहला डेट स्पेसिफिक फोकस हो गया है, ये पहले भी था। यूपीपीसीएस डेट से बहुत फोकस करता है, एग्जैक्ट आपसे डेट पूछ लेता है, एग्जैक्ट आपसे नंबर पूछ लेता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो, कोई भी इवेंट पढ़ते हो, तो एग्जैक्ट डेट पे फोकस करना, एग्जैक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। यूपी स्पेसिफिक जैसा हमने बात की कि 2021 में यहाँ से 9 क्वेश्चन पूछा गया, बट वहीं पे 2024 में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया, तो 30% से 4.5% की डिक्लाइन हुई है। डिफेंस मिलिट्री जो है वो इसका शार्प राइज हुआ है, 2024 में 22% क्वेश्चन पूछे गए। साइंस एंड टेक एक इमर्जिंग एरिया है पोस्ट 2023। रिपोर्ट इंडिसेस क्वेश्चन पूछा जाता है, 2022 में पीक किया ये, बट नाउ ये स्टेबलाइज हो रहा है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। इसके बाद बायलैटरल एग्रीमेंट, इसको आप आईआर में रख सकते हो। सो ये एरिया है, ये शिफ्ट हैं जो आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में। और हम नॉर्मली बात करें, ईयर वाइज बात करें कि 2021-22 से 2022-23 को कंपेयर करो, तो डिफेंस एक्सरसाइज, स्पेस टेक, आईआर की अपॉइंटमेंट जो है वो इंक्रीज हुई है। यूपी स्पेसिफिक जो है वो डिक्रीज हुआ है। न्यू एरियाज में आप देख सकते हो डिफेंस, एनवायरमेंटल कैंपेन, एआई सॉफ्टवेयर टूल, इसको ऐड किया गया है। और कंसिस्टेंट कौन कौन से एरियाज हैं ओवर द ईयर? इकोनॉमी, बजट, आईआर इंडिसेस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखो कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग स्टाइल बदली है। पहले क्वेश्चन जो थे वो मोस्टली आपके सिंगल स्टेटमेंट थे, सिंगल फैक्चुअल थे, बट आप यूपीपीसीएस का फोकस 2 स्टेटमेंट की तरफ आ रहा है। 2 स्टेटमेंट फॉर्मेट की संख्या देखो इंक्रीज हो रही है, सिंगल फैक्चुअल की डिक्रीज हो रही है, मैच द कॉलम स्टेबल है, बट इसके बाद देखो आप असर्शन रीजन, इसकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। और 2025 में भी आप ये नोटिस करोगे कि असर्शन रीजन से
2-3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में आएगा ही आएगा। द रीजन इज कि असर्शन रीजन से क्वेश्चन जो होता है ना थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है। नहीं तो हम मैच द फॉलोइंग की बात करें या फिर टू स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं फैक्चुअली होता है। 2 स्टेटमेंट भले ही यूपीपीसीएस देता है बट दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल दे देता है। 2 स्टेटमेंट में ये होता है कि आप थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हो, एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए, एक स्टेटमेंट भी एलिमिनेट कर दिए तो आप 50-50 पे आ जाते हो। बट वहीं 2 स्टेटमेंट ट्रिकी भी होता है। अगर आपके पास ऑप्शन जो नीचे होता है ऑल ऑफ द अबव होता है, नन होता है, तो ये सारे ऑप्शन जो है ना वो 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन को ट्रिकी कर देते हैं। यहाँ पे मतलब आपको आंसर पता होना ही चाहिए तभी आप टिक कर सकते हो, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर, यही मैंने बात की कि 2 स्टेटमेंट के जो फॉर्मेट हैं वो बढ़ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। असर्शन रीजन जो है वो बढ़ रहा है, खासकर इकोनॉमी में हो गया। सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट की संख्या जो है वो कम हो रही है, क्योंकि अब यूपीपीसीएस क्या कर रहा है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की जगह इन्हीं को 2 स्टेटमेंट बना के दे दो। पेपर भी लेंदी हो जाता है, पेपर भी टफ हो जाता है और कहीं ना कहीं एनालिटिकल टच भी लग जाता है, जो हम यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी की जो ट्रिकी स्टाइल होती है क्वेश्चन को फ्रेम करने की, उसको भी फॉलो कर लेता है यूपीपीसीएस। लास्ट वन इज कि स्पेसिफिक डेट और मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज करना। कोई भी बड़ी चीज़ हो रही है, चाहे आप ओलंपिक की बात करो या फिर रिसेंटली प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, तो किस दिन मनाया जाता है, किस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई बड़ी स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, मोदी जी ने अनाउंस की है, तो कहाँ से अनाउंस की, किस डेट को अनाउंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईयर वाइज क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात करो, 2023-24 में 2 स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन बढ़े हैं। वहीं 2021-22 में सिंगल स्टेटमेंट जो थे वो 70% ऑफ द पेपर बनाते थे। एंड इसी की वजह से 2023-24 का पेपर जो था वो टफ कैटेगरी में था। इनफैक्ट 2024 का पेपर जो था मोस्ट चैलेंजिंग था, मोस्ट कॉम्प्लेक्स था इन रिसेंट ईयर की बात करोगे तो। क्योंकि देखो जब भी 2 स्टेटमेंट पूछा जाता है, असर्शन रीजन पूछा जाता है, तो पहली चीज पेपर का लेंथ बढ़ जाता है, आप पर क्वेश्चन जो टाइम देते हो वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरी बात, पेपर थोड़ा शिफ्टेड हो जाता है। जहां सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को, एक ही फैक्ट को चेक करना होता है, 2 स्टेटमेंट वाले में आपको दोनों फैक्ट को चेक करना होता है, तो इसकी वजह से पेपर जो है वो टफ बन जाता है। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की हम बात करें तो 25% ऑफ द क्वेश्चन जो आता है करंट अफेयर में वो टफ होता है, 50% जो होता है मॉडरेट होता है, बाकी जो 25% होता है वो इजी होता है। तो एग्जाम में जो आपका टारगेट होता है वो ये दोनों होना चाहिए, इजी प्लस मॉडरेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनर के साइकोलॉजी की, ट्रैप पैटर्न की। यूपीपीसीएस कैसे आपको फंसाता है, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ें उनका प्रीलिम्स आराम से निकल जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने तैयारी करने के बाद भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते। द रीजन इज कि उनको ये नहीं पता होता कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। द रीजन इज कि उनको ये नहीं पता होता है कि हमको क्वेश्चन के हिसाब से, हमको एग्जाम के हिसाब से अपने रिसोर्स को कैसे पढ़ना है। वो सब कुछ पढ़ने लगते हैं, जो भी दिखता है सब कुछ रटने लगते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। एंड ट्रैप पैटर्न प्लस प्रिडिक्टिव एनालिसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रीजन कि जो मैं लक्ष्य टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, वहां पे 2 अलग से सेक्शन होता है। एक होता है यूपीपीसीएस टिप्स, यहाँ पे क्या ट्रेंड फॉलो होगा, पीवाईक्यू फैमिली से आपको देखना है पीवाईक्यू से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और बाद में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद व्हाट टू प्रिपेयर नेक्स्ट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वो क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए, बट इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको ये एक्सट्रापोलेट करना होता है, ये प्रिडिक्ट करना होता है कि यूपीपीसीएस और क्या पूछ सकता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कई बार थीम रिपीट होता है, तो हमेशा आपको थीम पकड़ना होता है, थीम को एनालाइज करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपकी पढ़ाई जो रहेगी वो आउटपुट ड्रिवन रहेगी। इसके साथ साथ कॉमन ट्रैप्स, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन से मुझे क्या हिंट पकड़ना है। जब भी हम कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो किस तरीके से एग्जामिनर वर्ड प्ले करता है। कई बार होता है ना कि सच के आसपास का झूठ बोलना, सब कुछ सही होता है, बस एक वर्ड को ट्विक करके पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, खासकर तब जब यूपीपीसीएस का फोकस मल्टी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ रहा है, असर्शन रीजन यूपीपीसीएस पूछ रहा है। तो यहाँ पे कीवर्ड भी बहुत ध्यान रखना है आपको कि एग्जामिनर क्या कीवर्ड यूज किया है, कैसे आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम कुछ कॉमन ट्रैप्स की बात करते हैं। तो देखो, डेट मंथ एग्जैक्ट पूछता है, डेट के साथ ईयर के साथ खेलता है, बहुत आसपास के डेट देता है। नेक्स्ट वन, रैंकिंग पोजीशन, जब भी रैंकिंग यूपीपीसीएस पूछता है तो बहुत आसपास की रैंकिंग देता है। बजट में किसी स्कीम को कितना फंड एलोकेट किया गया है,
इसके नंबर्स बहुत आसपास रहते हैं, परसेंटेज बहुत आसपास रहती है, जैसे रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है या फिर 2.7 है, 2.8 है। तो ये कुछ चीजें हैं ना जहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए, जहां पे आप नंबर देखो, जहां पे आप ईयर देखो, जहां पे आप सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट देखो, तो वहां पे आपका फोकस जाना चाहिए, वहां पे आपके कान खड़े होने चाहिए कि हो सकता है एग्जामिनर जो है यहाँ पे खेल करने की कोशिश किया हो। सिमिलर नॉमेनक्लेचर यूज करना, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आपको रिपोर्ट दिया है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? नाम से सुन के लगेगा कोई टूरिज्म का ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई ट्रैवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, बट इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। तो सो ये कुछ चीजें हो गई ना जो पहली नजर में हमको लगता है कि ये सही होना चाहिए, बट यहाँ पे एग्जामिनर चीजों को ट्विस्ट कर देता है। जैसे लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स। ये हमारे लक्ष्य टेस्ट सीरीज का स्मार्ट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बायोअक्यूमुलेशन। पहला बोल रहा है कि बायोअक्यूमुलेशन रिफर्स टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एट ईच ट्रॉपिक लेवल। दूसरा बोल रहा है बायोमैग्निफिकेशन अकर विद इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। तो यहाँ पे दो कीवर्ड है, एक है बायोअक्यूमुलेशन, दूसरा है बायोमैग्निफिकेशन। नॉर्मली यूपीपीसीएस यहाँ फंसाने के लिए क्या करता है, दोनों को एक्सचेंज कर देगा। जो बायोमैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है उसको बायोअक्यूमुलेशन में डाल देगा, और जो बायोअक्यूमुलेशन रहेगा उसको बायोमैग्निफिकेशन में डाल देगा। तो यहाँ देखो यूपीपीसीएस ट्रैप क्या होगा, कॉमन ट्रैप्स क्या होंगे। सबसे पहले वर्ड रिवर्सल, बायोअक्यूमुलेशन को बायोमैग्निफिकेशन कर सकता है। सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है बायो बायो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। इसके साथ आपको पढ़ना क्या है, यहाँ तो आपने देख लिया, मान लो ये क्वेश्चन पढ़ लिया बायोअक्यूमुलेशन बायोमैग्निफिकेशन, बट इसके बाद क्या पढ़ना है। सो पीवाईक्यू में आपकी देखो पॉल्यूटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे हम नाइट्रेट की बात करें, फ्लोराइड की बात करें, आप आर्सेनिक की बात कर सकते हो, आर्सेनिक पॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इकोलॉजी की बेसिस, इकोलॉजी एज अ टर्म किसने डेवलप किया था, किसने दिया था, डीप इकोलॉजी किसने दिया था, इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, बायोअक्यूमुलेशन से आपको डीडीटी पढ़ना है, ये पॉल्यूटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लिंक करते हो, जो चीज आप पढ़ते हो उससे आप थीम्स को लिंक करते हो। इसके बाद व्हाट टू प्रिपेयर नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, पीओपीस क्या होता है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या होता है। तो ये होता है ना थीम एनालिसिस, ये होता है थीम रीडिंग। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपने देखा कि क्या कॉमन ट्रैप सेट किए गए हैं, किस तरीके से यूपीपीसीएस फंसाता है, ट्रैप डालता है, एंड इसके बाद इस क्वेश्चन के बेसिस पे क्या थीम हमको आगे पढ़ना है। इसी तरह एक क्वेश्चन आप और देखो, विच स्टेट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू ग्रांट लिविंग स्टेटस टू रिवर। अब यहाँ देखो दो ऑप्शन में नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, एक है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश। पहली बात कि खुद आपका यूपी का एग्जाम है, यूपीपीसीएस का एग्जाम है, तो कई बार दिमाग जाता है कि हो सकता है यहाँ पे यूपी करेक्ट हो। गंगा की हम बात करते हैं, गंगा को हम पूछते हैं, तो कई बार दिमाग में ये जा सकता है कि यूपी जो है वो गंगा को एज अ लिविंग स्टेटस ग्रांट किया हो, बट इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। यहाँ पे देखो ट्रैप्स में, कंफ्यूजन विथ यूपी ड्यू टू गंगा ओरिजिन एंड फ्लो, गंगा यहाँ पे बहती है, गंगा इतनी पूजनीय है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसके साथ साथ पीवाईक्यू फैमिली, इसके साथ साथ थीम बेस्ड रीडिंग कैसे करोगे, व्हाट टू प्रिपेयर नेक्स्ट, आप एनजीटी देखोगे, एनजीटी एक्ट कब आया, 2010 में या फिर 2011 में, डायरेक्टली पूछ लेता है किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसके बाद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, जो इकोलॉजी को लीगल राइट से कनेक्ट करता है, जैसे आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 48 हो गया, आप इनको देखोगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो आप, यहाँ देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है प्लांट ग्रोन इन ग्रीन लाइट आर लार्ज वाइल इन यूवी लाइट दे आर डॉर्फ। अब पहली नजर में हम पढ़ेंगे, अपना नॉर्मल दिमाग लगाएंगे, तो हमको लगेगा ग्रीन प्लांट है, ग्रीन लाइट में तो ये लार्ज ही होगा, बाकी यूवी में ये डॉर्फ होगा, बट ये गलत है। बिकॉज प्लांट जो है वो ग्रीन लाइट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। डेट इज वाई ग्रीन लाइट की वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है थोड़ी कम होती है, पत्ते जो होंगे प्लांट के वो छोटे छोटे होंगे। तो यही कॉमन ट्रैप है, यही मिसबिलीफ है कि हम किसी भी तरीके की लाइट को ये सोचते हैं कि प्लांट की ग्रोथ में सपोर्ट करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। एंड व्हाट इज यूपीपीसीएस टिप्स, आपको क्या पढ़ना है आगे, फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है आप उसको पढ़ो, क्या प्रोडक्ट निकलता है आप उसको पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ होता है आप उसको भी देखोगे। तो ये आपका पीवाईक्यू प्लस रीडिंग हुई। उसी तरह आप एक क्वेश्चन और देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किगाली अमेंडमेंट। पहला बोल रहा है इट इज लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइंड एट 28th मीटिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दूसरा बोला द पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू फेज आउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HFCs। नाउ इस क्वेश्चन में वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनको पढ़ के, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ के आपके आईब्रोज रेज होने चाहिए, आपका दिमाग खटकना चाहिए। पहले स्टेटमेंट में लीगली बाइंडिंग, ये एक कीवर्ड है।
बहुत चीज़ लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, तो क्या लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, यहाँ पे आपको सोचना है। इसके बाद 28th मीटिंग, यहाँ खेल कर सकता है यूपीपीसीएस, 27th हो सकता है, 28th हो सकता है, 29th हो सकता है। तो ये एक एरिया है जो आपको ध्यान देना है, 28th मीटिंग। इसके बाद देखो यहाँ पे फेज आउट, ये फेज आउट है कि एलिमिनेट है कि रिडक्शन है या फेज डाउन है क्या, तो ये कुछ 3 कीवर्ड है जहां आप यूपीपीसीएस खेल सकता है, जहां पे ट्विक कर सकता है। और यहाँ पे ट्विक कहाँ किया गया, फेज आउट पे ट्विक किया गया, बिकॉज इसको फेज आउट नहीं करना है बल्कि रिड्यूस करना है, फेज डाउन करना है, ग्रेजुअल रिडक्शन करना है। तो ये कॉमन ट्रैप है जिसको आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना है, जहां भी ऐसे कीवर्ड मिले तुरंत ध्यान दो कि यार यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, इसको यूपीपीसीएस चेंज कर सकता है क्या। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट जो हम सीओपी की बात करते हैं, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस गैस, ये कुछ पीवाईक्यूज प्लस एरिया हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको पढ़ने हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया कि यूपीपीसीएस कैसे आपको फंसाता है, क्या क्या ट्रैप सेट करता है, प्लस जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, इसके आगे हमको क्या पढ़ना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी लक्ष्य टेस्ट सीरीज का पार्ट है वो इन दोनों एरियाज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। यूपीपीसीएस टिप्स, आगे क्या पढ़ना है, कॉमन ट्रैप क्या अवॉइड करना है। नाउ मुझे बहुत से मैसेज आता है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज एंड बहुत लोग कमेंट भी करते हैं। सो यस, इट इज बाइलिंगुअल, ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश। आपको जो सॉल्यूशन है वो हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। एंड अभी इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पहले कमेंट में पिन कर दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक, आप गूगल फॉर्म में जाके रजिस्टर कर सकते हो। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि स्पेसिफिकली आपको क्या पढ़ना है 2025 के लिए, प्रीलिम्स 2025 में किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी एक हाई प्रायोरिटी एरिया है। इकोनॉमी के बाद डिफेंस सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, रिपोर्ट इंडिसेस, आईआर, यूपी स्पेसिफिक, अवार्ड, ये 6 एरिया हैं जिन पे आपको फोकस करना है। चाहे आप जनवरी का करंट अफेयर पढ़ो, आप ईयरली पढ़ो, बट आपका फोकस मेजॉरिटी ऑफ टाइम यहीं पे जाएगा। जैसे हम हाई प्रायोरिटी एरिया की बात करते हैं, इसका आरओआई मोर देन 80% है। पहला है इकोनॉमी एंड बजट, यहाँ पे कहाँ फोकस करना है, स्कीम से फोकस करना है, अनाउंसमेंट पे फोकस करना है, कोई टारगेट है, चाहे डिफिसिट टारगेट हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, उस पर फोकस करना है। और ट्रैप मैंने आपको बता ही दिया कि परसेंटेज का ट्रैप आता है, ईयर का ट्रैप आता है, नंबर का ट्रैप आता है, तो इन ट्रैप्स को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेजर रिपोर्ट, इंडिया की रैंकिंग हो गई, एक्सपोर्ट का रिपोर्ट, इंपोर्ट का रिपोर्ट, जीएसटी कलेक्शन, रिपोर्ट पब्लिकेशन, यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सरसाइज, किन 2 कंट्री के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है, कौन सा नेवल है, कौन सा आर्म फोर्स है, कौन सा एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इसके बाद कोई सबमरीन इन्वॉल्व है तो कौन सी सबमरीन है, कहाँ पे हो रहा है, कोई थीम है, कोई डेट है, वो देखना है। इन 2 कंट्री के साथ साथ कोई और भी कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मिसलिनियस। मिसलिनियस में आप क्या देखोगे, बायलैटरल एग्रीमेंट इंडिया का किसी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेस मिशन कोलैबोरेशन, इसरो, नासा का प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जो मेजर विन्स हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक हो गया, कबड्डी पहली बार एशिया के बाहर हुआ था तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, ये मेजर है। मेजर अवार्ड, नोबेल प्राइज, पुलिट्जर प्राइज, नेशनल अवार्ड्स हो गया, ऑस्कर हो गया, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, किसी इंडियन को किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कहीं सीईओ बनाया गया है, कहीं एमडी बनाया गया है, तो वो देख लेना। बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं देखना होता है, पर्सन इन न्यूज जो है वो एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मान लो कोई बहुत बड़ा हो गया तो उसको देख लेना आप। आईआर में जो भी ग्रुपिंग हो गई, G20, एससीओ, बिम्स्टेक, क्वाड, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जब हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में आपका एक यूपी बजट इंपॉर्टेंट होता है, प्लस यूपी सीएम का जो भी मेजर अनाउंसमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। जब भी हम यूपी करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फोकस करना है। कुछ चीज ऐसा हुआ है यूपी में जो पहली बार हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क जो है वो कानपुर में खोला गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे फैक्ट्स आपको पकड़ के चलने हैं, ना कि जो बहुत ही माइन्यूट हैं, बहुत छोटे फैक्ट्स हैं, उनको ध्यान नहीं देना है। सो दीज आर द एरियाज जहां पे आपको अपना 90% ऑफ द टाइम देना है। कुछ लो प्रायोरिटी एरिया क्या है, रैंडम स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं देखने हैं, स्टेट का कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है उसको उतना ध्यान नहीं देना है, और माइनर इनिशिएटिव जो है, चाहे एनवायरमेंट के हो गए, आईआर के हो गए, उनको ध्यान नहीं देना है। ये जो एरिया है ना, इस पे फोकस करना है। मैं पूरा एनालिसिस का पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एंड मैं टेलीग्राम का लिंक आपको देखो यहाँ मिल जाएगा, ये टेलीग्राम का लिंक है, और मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, तो आप इसको जाके पूरा डाउनलोड कर सकते हो, आराम से एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी एनर्जी लगानी कहाँ पे है। आप सिर्फ आंख पे पट्टी बांध के हर जगह नहीं दौड़ सकते हो। आपको दिल्ली से मुंबई जाना होगा और आप दिल्ली से कोलकाता का रास्ता पकड़ोगे तो आप चाहे कितना भी तेज दौड़ो, आप कभी भी मुंबई नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए स्पीड के साथ साथ राइट डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ दैट वी हैव सीन एवरीथिंग, कैसा पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया, कैसे यूपीपीसीएस आपको फंसाता है, कैसे हमको टैकल करना होता है क्वेश्चन में क्या फोकस करना होता है, क्वेश्चन के बियॉन्ड कैसे हमको पढ़ना होता है, पीवाईक्यू प्लस कैसे पढ़ना होता है, थीम कैसे एनालाइज करना होता है। अब हम ये देखते हैं कि पढ़ना कहाँ से है, आपको क्या रिसोर्स आपको फॉलो करना है। तो देखो, पहली चीज दिमाग में रखना आप कि चाहे आप 2 रिसोर्स फॉलो करो या फिर 200 रिसोर्स फॉलो करो, आप कभी भी करंट अफेयर का हर एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और हर एक क्वेश्चन करने के लिए बना भी नहीं होता है। आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपके पास एक डेडलाइन होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि मुझे इतना पढ़ना है। अगर मैं 2 रिसोर्स पढ़ रहा हूँ तो उसको अच्छे से पढ़ूंगा। सो फॉर करंट अफेयर आपको 2 रिसोर्स फॉलो करना है। एक आपका ईयरली मैगजीन जो कि आय दृष्टि आएगा वो कर लेना, इसके साथ कोई भी मंथली मैगजीन। नाउ देखो, जो लोग लक्ष्य टेस्ट सीरीज का पार्ट है उनको क्या करना है, उनको मैं हर टेस्ट सीरीज में 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन देता ही हूँ। ये मंथली करंट अफेयर होता ही है और टोटल आपको 15 टेस्ट लगाने हैं तो 15 इंटू 50 आपका 750 क्वेश्चन ये हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको 500 एमसीक्यू की बुकलेट भी दूंगा करंट अफेयर की, तो कुल मिला के 1200-1300 क्वेश्चन तो ये हो गया। एंड इसके साथ साथ आप एक ईयरली मैगजीन पढ़ोगे जो कि आय दृष्टि है, डेट इज मोर देन इनफ। इसके बियॉन्ड पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 1300-1400 क्वेश्चन आप यहाँ पे लगा लोगे, 1.5 ईयर का करंट अफेयर आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाद आय दृष्टि की आप ईयरली कर लोगे तो आपकी तैयारी जो है ना वो सॉलिड हो जाएगी। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो ये मान के चलना कि वो कोई नहीं कर पाएगा। तो ये तो उनकी बात है जो लक्ष्य टेस्ट सीरीज का पार्ट है। नाउ जो लोग लक्ष्य टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं है उनको क्या करना है, उनको 2 रिसोर्स फॉलो करना है। जैसा मैंने बोला, एक मंथली एक ईयरली। ईयरली आपका आय दृष्टि रहेगा और मंथली में कोई भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन देता हूँ। एक है घटना चक्र का ही मंथली आता है, जैसे आप देख सकते हो ये घटना चक्र का ही है, ये आपका जैन का है, ये घटना चक्र का देखो आपका फैब का हो गया, तो ये मंथली आता है। आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसको फॉलो नहीं करना है तो आप प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर सकते हो, ये भी देखो मंथली आता है, ये आपका अगस्त का है। सो मंथली में आप कोई भी फॉलो करो, चाहे आप घटना चक्र की ही फॉलो करो या फिर प्रतियोगिता दर्पण, इन दोनों में से कोई एक फॉलो करना। इसके साथ जो आय दृष्टि आएगी उसको तो फॉलो करना ही होगा। सो दिस इज द रिसोर्स एंड इसके बियॉन्ड नहीं देखना है। इसके बियॉन्ड की ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, करने की जरूरत नहीं है। नाउ देखो, मंथली कहाँ से कहाँ तक फॉलो करना है। मंथली ऐसा नहीं कि पिछले 2-3 साल का या फिर 1.5 साल का फॉलो करो। मंथली आपको जैन से लेके सितंबर तक फॉलो करना है, बस यही मंथली फॉलो करना है। इसके बाद जो आएगी आपकी ईयरली, जैन से सितंबर तक की मंथली फॉलो करना है प्लस ईयरली फॉलो करना है। नाउ आई थिंक आई एम क्लियर कि कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है और कहाँ से कहाँ तक फॉलो करना है। ये तो रही रिसोर्स की बात, बट रिसोर्स में ना आपको सिलेक्टेड चीज पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। कोई भी टॉपिक है उसमें ऐसा नहीं कि आप सब कुछ देखने लगोगे, क्योंकि आपको एनालिसिस नहीं करना है, आपको मेंस का आंसर नहीं लिखना है, आपको प्री क्वालिफाई करना है। प्री में फैक्ट्स आपके सामने रहते हैं, प्री में स्टेटमेंट आपके सामने रहता है, बस आपको रिकलेक्ट करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है। एंड बेस्ड ऑन द ट्रेंड की यूपीपीसीएस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, आई विल टेल यू कि कैसे आपको पढ़ना है। कोई भी आर्टिकल आपके सामने आता है तो किस तरीके से अप्रोच करना है। जैसे यहीं पे देखो, ये एक जैन का आर्टिकल है, घटना चक्र का आर्टिकल है, और इस आर्टिकल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, इस आर्टिकल का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई भी आर्टिकल चाहे घटना चक्र में हो चाहे प्रतियोगिता दर्पण में हो कैसे पढ़ना है। सो सबसे पहले आपको देखो यहाँ क्या देखना है, ये आपका टॉपिक हो गया प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि कौन सा अवार्ड है, कौन सा नंबर का अवार्ड है, तो 18th है, ये देखना है। इसके बाद किसके साथ ये हेल्ड किया गया, किसके पार्टनरशिप के साथ हेल्ड किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, कब हेल्ड किया गया, 8 से 10 जैन, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हेल्ड किया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट है। किसने इनॉग्रेट किया, पीएम मोदी ने, ये इंपॉर्टेंट है। कौन चीफ गेस्ट था, तो टीएनटी के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला कंगालो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ थीम, तो पहला तो यही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली चांस है क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। इसके बाद देखो की हाईलाइट, क्या हुआ क्या नहीं हुआ बहुत जरूरी नहीं होता। द फर्स्ट डे कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डे 2 में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर आउटकम्स आप एक बार देख लेना, कोई अनाउंसमेंट किया गया हो तो वो ठीक है, नहीं अनाउंसमेंट किया गया तो यहाँ सिर्फ बोल वचन लिखा है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बैकग्राउंड में थोड़ा आप देख लेना कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता था, क्यों मनाया जाता था। तो ये क्यों मनाया जाता है,
महात्मा गांधी वापस आए थे, रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नाउ ये बाई एनुअल है, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड वंस इन 2 ईयर ऑन 9 जैन। 9 जैन को मनाया जाता है और वंस इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार। नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है कब स्टैब्लिश किया गया था, 2003 में बाई पीएम लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। एंड कौन ऑर्गेनाइज करता है, किसका ये प्रोग्राम है, टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पढ़ने हैं इस पूरे आर्टिकल में। बाकी यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ये देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब भी आप मंथली मैगजीन देखोगे तो वहाँ पे 120 125 पेज होता है, लेकिन इस 120-125 पेज में इफेक्टिव रीडिंग आपकी बस 20 पेज की होती है, 25 पेज की होती है। सो इनके आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे, ये नहीं कि आप मैगजीन में ही टिक कर लो, क्योंकि लास्ट में जाके आप 5-6 महीने की मैगजीन नहीं उठाओगे। आपके पास शॉर्ट क्रिस्प नोट रहेगा तो आप फटाफट रिवाइज कर सकोगे। और शॉर्ट नोट्स बनाओगे, कीवर्ड वाइज नोट्स बनाओगे, तो आपका जो पूरा मंथ का मैगजीन रहेगा वो 9-10 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। 9-10 पेज मतलब कि मान लो आपका 7 महीना हो गया, 70 पेज ये हो गया, उसके बाद आपका एक ईयरली मैगजीन हो गई, एंड दैट्स इट। इसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एंड सिर्फ इतना आप कर लोगे तो आराम से आपका 75-80% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि बाकियों से भी नहीं हो रहा है, राइट। सो आई थिंक कि करंट अफेयर को लेके जो भी डाउट आपके मन में होगा सबको मैंने क्लियर कर दिया होगा। मन लगा के पढ़ो, बहुत आराम से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट।